तो मेरे लिए टॉपिक दिया था गया था पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अगर इसमें जो शब्द आते हैं, इसमें पहला शब्द आता है पॉली। पॉली यानी एक से ज्यादा या तो अनेक, इसका मतलब है अनेक। सिस्टिक यानी एक ग्रोथ जिसमें कि थिक फ्लूइड भरा हुआ हो या तो किसी भी एक नई उत्पत्ति में कुछ ना कुछ हो जिसका उत्सेचजन्य भाग अपने को दिखाई दे, तो उसे कहा जाता है सिस्ट। अब ये पॉली होता है, सिस्ट होता है, लेकिन कहाँ होता है? ओवेरियन। ओवरी जो हुए, बीज ग्रंथि जो कहा गया है, दोनों बायलैटरल साइड में जो ओवरी कही गई है, उसमें ये पॉलीसिस्टिक जो ग्रोथ है या तो डिसीज है या तो सिंड्रोम है, ये सामने आता है, तो इसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। अब डिसीज और सिंड्रोम ये दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है, तो एक बात हम लोग क्लियर कर देते हैं कि डिसीज का मतलब होता है कॉज एंड फैक्टर इफेक्ट। जो कॉज है उसकी एक्शन जो दिखाई देगी और उससे जो रोग उत्पन्न होगा उसे हम लोग डिसीज कहेंगे। और सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम एक ही वक्त एक ही हेतु से या तो अनेकों हेतु से एक ही डिसीज की निर्मिति करते हैं या एक ही रोगों का उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उन लक्षणों के समुच्चय को सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। कुछ लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम दोनों को भी समान मानते हैं, और कुछ लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज को सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर दिखती है, कॉज एंड इफेक्ट जो दिखता है, उसे ही पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज मानते हैं। और सिंड्रोम में अलाइड जो भी साइन सिम्टम्स रहेंगे, जो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ में रहेंगे, उन सभी के समुच्चयों को सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहने का प्रकार रखते हैं। तो अपने लिए आज जो कुछ भी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज हम लोग ले रहे हैं और सिंड्रोम ले रहे हैं, इसको हम इकट्ठे देखने की कोशिश करेंगे, एक सार पूरा विचार करने की कोशिश करेंगे सभी लक्षण समुच्चयों के साथ में। अगर इसकी डेफिनेशन ढूंढने जाओ तो इसकी पहली डेफिनेशन 1990 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ, अमेरिका की जो संस्था है, उन्होंने जो भी इकट्ठे होके एक परिभाषा निश्चित की थी, उस परिभाषा में मैं कथन शुरू करने से पहले कहूंगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज का डायरेक्ट रेफरेंस ग्रंथों में या तो एग्जैक्टली इक्वल टू कोई भी डिसीज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडर्न में जो कुछ भी बताया गया है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद में आयुर्वेद अप्रोच की तरफ चले जाएंगे। तो ये मैं जितना फास्ट कर सकता हूँ मॉडर्न का, उतना फास्ट लेने का प्रयास करूंगा। तो मैं कह रहा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका की जो संस्था है, उन्होंने 1990 में 3 सिम्टम्स को इकट्ठा किया था और उसे नाम दिया था पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। उसमें ओलिगोओवुलेशन, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, या वो क्लिनिकली भी हो सकता है या तो लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में भी हो सकता है, और इससे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या हाइपर एंड्रोजेनिज्म दिखाई पड़ेगा, उन तीनों को, तीनों सिम्टम्स को इकट्ठे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ऐसा कहा गया। लेकिन बाद में 2003 तक एक रॉटरडम में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड एम्ब्रियोलॉजी का जो मीटिंग हुआ, उसमें यह तय किया गया कि 3 सिम्टम्स में से अगर 2 क्राइटेरिया अगर किसी भी व्यक्ति विशेष में दिखाई पड़ते हैं, तो हम उसे नामाभिधान कर सकते हैं PCOS और PCOD। तो उसमें
जो तीन थे, ऑलिगोवोल्यूशन एंड और अनओवुलेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सेस एंड्रोजन एक्टिविटी ये दूसरी चीज है, और पॉलीसिस्टिक ओरी पैटर्न जो हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देगा, इन तीनों में से दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम ऐसा नामाभिधान कर सकते हैं। अब सूखा नहीं है तो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने माइक म्यूट डॉक्टर म्यूट कर आकांक्षा लें। राय, काइंडली म्यूट योर माइक्स। डॉक्टर आकांक्षा राय, काइंडली म्यूट योर माइक। ओके सर, कंटिन्यू ठीक है। सर। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो कही गई थी कि इसमें तीनों को तीनों सिम्टम्स चाहिए, लेकिन मॉडिफाइड जो डेफिनेशन है इसमें आउट ऑफ 3 2 का ही प्रेजेंट होना जरूरी है। अब नई डेफिनेशन के हिसाब से अगर वुमन सफरिंग फ्रॉम ऑलिगोवुलेशन विद द एक्सेस एंड्रोजन एक्टिविटी है और उसमें पॉलीसिस्टिक ओरियन पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसे पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम कहा जाएगा, जो पहले के दौर में नहीं कहा जाता था। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट पॉलीसिस्टिक ओरियन पैटर्न टू कंफर्म पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम। तो ये बात क्लियर करने के लिए ये दो डेफिनेशन लेंगे। अगर हम लोग थोड़ी और पीछे चले जाए तो पहले ये कंडीशन को डिस्क्राइब किया था, उसका फोटो भी मेरे पास था, लेकिन आज मैं कुछ वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कंफर्मेशन के लिए मैंने भेजा है। तो 1721 में इटली में पहली पर्सन दिखाई पड़ी थी कि जिसमें उसमें दाढ़ी और मूंछ दोनों भी एक साथ थे, तो उसे एक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम कहा गया था। उसके बाद में 1844 में सिस्ट रिलेटेड चेंजेस ऐसा इस डिसीज को नामाभिधान दिया गया था। लेकिन 1935 में जैसे डॉक्टर स्टेन और डॉक्टर लेवेंथल, इन दोनों के नाम से ये सिंड्रोम फिक्स किया गया कि इसमें सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं दिखाई नहीं पड़ती है, इसके साथ में ऑलिगो या तो अनओवुलेशन और तीसरा जो है एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। 90 में फिर हमने देखा कि NIH ने उसको 3 सिम्टम्स में बांट दिया कि तीनों के लिए अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या तो डिसीज कहेंगे। लेकिन उसका फिर वापस संश्लेषण हुआ 2003 में, और उसमें से 3 में से 2 अगर साइंस है तो उसे हम लोग PCOS कहेंगे, ये पता चला। अब अगर हम दुनिया भर की बात करें तो जो भी फिगर्स मैंने ली है ये रिपोर्टेड फिगर्स है, या तो ये रिसर्च पब्लिकेशंस है जिसके आधार पर हम लोग ऑस्ट्रेलियन, ईरानियन, स्पेन, तुर्किश और इंडियन जो भी प्रोजेक्शन है या तो उसका प्रीवैलेंस है वो देख पा रहे हैं। क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में देखा जाए तो 5 या 6% से लेके 22% तक हमें प्रीवैलेंस इसका दिखाई पड़ता है। जो भी लेटेस्ट क्राइटेरिया है जिसको हम रॉटरडम करते हैं, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 से 25% तक हमें इसका प्रीवैलेंस पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है। अब जो बीना जोशी, निधि छाबरायस और बालाजी एस, इन्होंने भारत के अनेक अनेक शहरों में और अनेक अनेक राज्यों में जो भी सर्वे किया था, उस सर्वे में हाईएस्ट मुंबई में 22.5% प्रीवैलेंस देखा गया, एंड्रोजन एक्सेस विथ 10%, और जो रूरल में देखा गया वो 18% देखा गया, जिसमें परसेंटेज अर्बन टू रूरल जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग से दिखाई पड़ता है। अगर हम वेल्लोर का स्टडी देखें और बम्बई का स्टडी देखें तो इसमें अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 25% अफेक्टेड है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो उसकी 50% में अफेक्टेड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज एन लाइफस्टाइल मॉडिफाइड डिसीज। वो लाइफस्टाइल की वजह से आने वाला डिसीज या डिसऑर्डर है, ये हम लोग ठीक तरह से कह पाते हैं इन फिगरों के हिसाब से, क्योंकि अर्बन में इसका
जो प्रमाण बताया गया है वो 20 से 25% तक बताया गया है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करके हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो लैंसेट के हिसाब से रफली 15 औरतों में से एक को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये दिखाई पड़ता है। और रफली हम अगर देखें तो 2017 के फिगर से हिसाब से 36% में हमें इंडियन वुमेन्स में ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखा जाता है। हम वापस वही चीज आज दोहराने वाले हैं, जिसका हमें उपयोग आयुर्वेद दृष्टिकोण से या आयुर्वेद दृष्टि से जो हम लोग चिकित्सा की तरफ बढ़ने वाले हैं, उस चिकित्सा के लिए हमें इसका विचार करना है। तो ये 3 क्राइटेरिया बोले गए हैं, जिसमें एक्सेस एंड्रोजन एक्टिविटी, ऑलिगो और अनओव्यूलेशन और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये 3 सिम्टम्स हमें दिखाई पड़े। अब लोग हम इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा हल्का करेंगे। मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हम लोग अभी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस जो है वो मेल्स और फीमेल्स में जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है। वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फिर सेंसिटाइज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का सीक्रेशन होता है और ये फिर गोनाड्स पे काम करते हैं। गोनाड्स टेस्टिस और ओवरीज है और फिर इसकी जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी उससे सर्ज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में। अब ये वापस उसका नेगेटिव फीडबैक जो है वो जाता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पर। ये एस्ट्रोजन का पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, प्रोजेस्टेरोन का हाइपोथैलेमस तक जाता है। ये नेगेटिव बैलेंस इसलिए होता है कि अगर एक्सेस प्रोडक्शन होने लगे तो ये अलार्मिंग साइन होता है और ये ट्रिगर करते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कि अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना छोड़े या तो लुटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कंट्रोल करे। और इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम जो है एक दूसरे में बाइंडेड रहता है और एक दूसरे को काउंटर कंट्रोल करते हुए ये प्रोसेस चलती है। और इसी प्रोसेस की वजह से फिर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन देखने को मिलती है। ये है ओवेरियन फंक्शन का। अब मैंने जो कहा था उसमें ही हम लोग जाएंगे, बाकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट में चला जाता है। फिर उसमें से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेशन मिलता है जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए आगे की तरफ सिंथेसाइज में चला जाता है। वैसे ही लुटिनाइजिंग हार्मोन को भी ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी सेंसिटाइज करती है। तो इसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन ये बढ़ जाता है, जिसका सर्ज जो मिड साइकिल बोलते हैं हम लोग, मिड साइकिल में उसका सर्ज बढ़ जाता है और उसमें हमें रप्चर या तो टोटल ओवुलेशन ये दिखाई पड़ता है। और इसके बाद में इसका नेगेटिव सर्ज जो होता है या तो फर्दर सिंथेसिस में प्रोजेस्टेरोन डेवलप हो जाता है और उसका नेगेटिव फीडबैक जो है हाइपोथैलेमस को जाता है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का कंट्रोल आ जाता है और फिर काउंटर अटैक करके फिर ये ओवुलेशन या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ओवेरियन फंक्शन में हमें दिखाई पड़ती है। अब इस साइकिल में जो कुछ भी हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में दिखाई पड़ता है वो 3 जगह पे हमें बेसिकली देखने की जरूरत है। एक तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो कि नर्व सिस्टम के ट्रिगर फैक्टर हमें माने गए हैं, उसका डायरेक्टली असर ओवरी या ओवेरियन फंक्शन पे होता है, जिसको हम लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। उसके सिंथेसिस की वजह से फिर जो सर्च कहा गया है एस्ट्रोडियोल और प्रोजेस्टेरोन का, वो सर्च नेगेटिव फीडबैक देने में कामयाब नहीं हो पाता है। इस वजह से सिर्फ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को ही वापस ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है, जिसकी वजह से वापस हमें लुटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन उस हिसाब से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। उस वजह से फिर हमें रप्चर या तो फॉलिकल ग्रोथ जो दिखनी चाहिए वो ग्रोथ ना दिखते हुए अनओवुलेशन ये सिम्टम वहां पे दिखाई पड़ता है। वैसे ही लीवर में हमें सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है उसका सिंथेसिस वो हार्मोनल सिंथेसिस में लीवर में हमें दिखाई पड़ता है। उसका फिर निगेटिव सर्च बैक आता हुआ वो इंसुलिन सिंथेसिस में गड़बड़ी पैदा करता है और हाइपर इंसुलिनेमिया दिखता है। उसकी वजह से हमें वापस लुटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज और उसके साथ में इंसुलिन की वजह से एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। उस वजह से एंड्रोजेनिज्म के इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं जो कि हमें हेयर फॉलिकल, स्किन पैचेस और बाकी जगह देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जो बैलेंस होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसमें 3 गुना बढ़ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उतनी तरह से बढ़ नहीं पाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स में वो ओवुलेशन या तो रप्चर या उसकी थीका सेल का जो थिकनेस है उसे मिनिमाइज करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो हम लोग सिर्फ 2 ही चीजों पे काम करेंगे। एक चीज जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो भी ओवरी में हो रहे हैं, तो ओवरी में जो बदलाव लाते हैं उनमें हम असफल हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो भी हमें 2 चीजें बोली गई है उसमें, तो वो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनेमिया और दूसरा एंड्रोजेनिक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। और तीसरी जगह जहाँ होता है एडिपोज टिश्यू में उसका सिंथेसिस हो जाता है। अब ये एंड्रेनल एंड्रोजेनेसिस में हमें सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखना है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो हाइपर इंसुलिनेमिया की वजह से नहीं हो रहा है, उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो टेस्टोस्टेरोन या तो एंड्रोस्टेरोन में हमें दिखाई पड़ता है। तो इसकी फिजियोपैथोलॉजी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपर इंसुलिनेमिया की वजह से एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है। उससे हमें शरीर पे हिर्सुटिज्म, एक्नी, एलोपेशिया, अनओवुलेशन, इरेगुलर पीरियड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ये डिलेड स्टेज में, और टाइप 2 डायबिटीज ये जो 2 सिम्टम्स आखिरी वाले हैं वो अगर अनट्रीटेड अगर डिसीज रहा तो आगे चल के उसके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें पाया जाता है। अब अगर क्लिनिकल फीचर्स देखे जाए तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें 4 प्रकार के फीचर्स ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पहला है। इसमें अमेनोरिया दिखता है जो 3 महीने या तो 3 महीने से ज्यादा अमेनोरिया का सिम्टम या साइन हमें दिखता है। ओलिगोमेनोरिया यानी जो फ्रीक्वेंसी है कि साल में अगर 12 बार होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन, तो वो ना होते हुए 9 या उससे कम बार हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, उसे हम ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। दूसरा अनओवुलेशन, जो अनओवुलेशन है मैंने पहले कहा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कम हो जाता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। उस वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, एमनोरिया हो जाता है, तो ये लीड करता है इनफर्टिलिटी को। तीसरा जो है जो लीवर और बाकी स्टूडियल की वजह से हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो दिखता है, उस वजह से पूरे शरीर पे विकृतियां नजर आने लगती है, जो कि वो वुमन को या तो उस लड़की को या तो उस औरत को एम्बैरेसिंग फील कराती है, जिसकी वजह से एक्नी, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया और हाइपरमेनोरिया की वजह से वो साइकोलॉजिकली प्लस फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये चेन यहीं पर रुकती नहीं है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो मेटाबॉलिक रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, सीरम इंसुलिन और हेमोसिस्टिन जो है, इन वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म जो है कोलेस्ट्रॉल और फैट मेटाबॉलिज्म इसमें बदलाव आते हैं। उसमें हमें सेंट्रल ओबेसिटी
और उसके तौर पे उसके साइड इफेक्ट करके हमें डायबिटीज भी देखने को मिल सकता है। आगे चल के ये सब जो चीजें है ये अलग अलग रूप में हमें दिखाई पड़ती है, आगे चल के हम उससे देखेंगे। तो ये क्लिनिकल फीचर्स है ओवरऑल, इसमें से सारे के सारे एक ही व्यक्ति में प्रेजेंट होने चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जिस सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो अलग अलग डिसीजेस में पाए जाते हैं। हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, जो ट्यूमर्स रहेंगे एड्रोजन के, वो इडियोपैथिक हाइपरगोनाडिज्म और हिर्सुटिज्म, ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। सीवियर इंसुलिन रेसिस्टेंस का सिंड्रोम आता है, हाइपरप्रोडक्टिविटी आता है, थायराइड एबनॉर्मलिटीज में फिर सिंथेसिस में वापस एफएसएच और एलएसएच में या तो एचपीओ एक्सिस में गड़बड़ी हो जाती है। कुशिंग सिंड्रोम में टोटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाती है। एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजेस जो है, जैसे कि किसी भी हार्मोन या स्टेज के लिए जो यूज किए जाते हैं उस वजह से ही हमें बाकी सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेडिकेशंस जिसका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है उस वजह से भी हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और इज ऑल डिसऑर्डर्स। अब हमें अगर इसका फर्म डायग्नोसिस करना है तो फर्म डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने होंगे। हमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग मिले हैं, ये क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ में हमें ये 3 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज या तो 3 इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स मिलते हैं, उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में हमें प्रॉपर डायग्नोसिस मिलेगा जब 3 में से 2 क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। तो सीरम इंसुलिन और पीएसए ये दोनों भी फास्टिंग करने हैं। वो किस लिए करने हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसमें फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन इन दोनों का होना जरूरी है। तो इसके कैलकुलेशन से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए सीरम इंसुलिन फास्टिंग और ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ये दोनों को हमें परफॉर्म करना है। इसके बाद में सीरम टेस्टोस्टेरोन, ये भी ओवरनाइट फास्टिंग के बाद में हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें टोटल जो सर्ज है वो सर्ज हमें पता चलता है और उसकी वजह से कितनी डिफॉर्मिटी परसेंटेज में आगे बढ़ सकती है या तो इसके साइड इफेक्ट कितने चलेंगे ये हमें पता चलता है। कुछ लोग इसमें सीरम प्रोलैक्टिन का भी अंतर्भाव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन भी एलएस सर्ज को बढ़ाने में मदद करता है। उस वजह से अनओव्यूलेशन या तो ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं कि सीरम प्रोलैक्टिन को भी इसमें ऐड किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है यूएसजी पेल्विस, जिसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल और या तो वजाइनल ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके पीसीओएस पैटर्न हम देखते हैं। और सबसे आगे जो ओबेसिटी या तो सेंट्रल ओबेसिटी हम देखते हैं, उसके लिए बीएमआई जो है उसका एस्टिमेशन करते हैं। ये सोनोग्राफिकली हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज को देख पा रहे हैं। इसमें जो है ये जो एंट्रल फॉलिकल है, इसमें 5 से ज्यादा फॉलिकल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि रिंग या तो नेकलेस की तरह ओवरीज में पाए जाते हैं। ये थिकन स्ट्रोमा जो है, इसका थिकनेस जो है वो थिकनेस हमें दिखाई पड़ता है। ओवरियन वॉल्यूम जो है वो इन सिस्ट की वजह से टोटल वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता है। तो उसमें ओवरियन वॉल्यूम प्लस मल्टीसिस्टिक या तो पॉलीसिस्टिक ओवरी का हमें पैटर्न सोनोग्राफिकली देखने को मिलता है। इससे हमें कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है। अब दूसरा जो है एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो बोला गया है एंड्रोजेनिक में, तो उसमें हिर्सुटिज्म है। अब हिर्सुटिज्म को हम लोग क्लिनिकली जो भी स्कोरिंग करना चाहते हैं, या तो हमारी जो भी ट्रीटमेंट रहेगी वो ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रही है या नहीं, उसका रिजल्ट हमें अच्छी तरह से मिल रहा है या नहीं। क्योंकि जो भी हार्मोन ऐसे रहेंगे
जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम से कम अगर रखनी है तो हमें क्लिनिकल जजमेंट पे ज्यादा चलना पड़ेगा। तो ये फेरमैन और गैली का विजुअल स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें 9 जगह पे जो भी हेयर ग्रोथ है वो हेयर ग्रोथ को नापा जाता है 4 कैटेगरीज में या तो 4 ग्रेडेशन में। तो 9 जगह को 4 ग्रेडेशन में इसको नापा जाता है। सो अल्टीमेटली स्कोर 0 से लेके 36 तक चला जाता है। ये नापने की जगह जो है वो जगह है अपर लिप, चीन में देखा जाता है, फिर चेस्ट पे देखा जाएगा, अपर एब्डोमेन पे देखा जाएगा, लोअर एब्डोमेन पे देखा जाएगा, फिर फोर आर्म्स में देखा जाएगा, इनर थाइस में देखा जाएगा, अपर बैक में देखा जाएगा, लोअर बैक में देखा जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे कहते हैं कि कभी कभी ये ग्रोथ जो है बटक्स पे भी देखी जाती है, लेकिन कहीं भी उसका साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिलता है। उसमें लोअर बैक ही कहा गया है, उसमें बटक्स पे हेयर ग्रोथ को नापना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि नेचुरल हेयर्स जो भी रहेंगे वो मिक्स हो जाते हैं। उस वजह से लोअर बैक के हेयर्स की ग्रोथ या तो उसकी डेंसिटी हमें नापनी है और उसके तौर पे ये स्कोरिंग पैटर्न करना है। तो इसमें एक कमी है कि पर पर्सन ये स्कोरिंग पैटर्न ये बदल जाता है। ट्रीटमेंट अगर मॉडर्न के हिसाब से हम लोग देखने चले तो उसमें हमें कंडीशन या तो किस एज में हमारी तरफ वो फीमेल आती है उस हिसाब से हमें फिर प्रॉब्लम्स टैकल करके उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो बेसिकली एडोलसेंट एज में अगर वो पेशेंट हमारे पास आती है तो उसमें जो भी मेजर हमें सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे उस सिम्टम्स की हम लोग पहले ट्रीटमेंट करेंगे। तो एडोलसेंट एज में जो आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज हमें बेसिकली दिखाई पड़ती है, जो मैंने कहा था कि ऑलिगो या तो अमेनोरिया या तो अनओवुलेशन इसमें दिखाया जाता है। तो इसमें तकरीबन 3 से 6 महीने पीरियड्स नहीं आते। कुछ कुछ पेशेंट में तो 9 से 1.5 साल तक 9 महीने से 1.5 साल तक पीरियड्स हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। और बाकी साइड इफेक्ट उसकी प्रॉब्लम जो है स्किन प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि उसमें मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। उसमें एक्ने दिखाई पड़ता है, फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हिर्सुटिज्म देखा जाता है, और सरप्राइजिंगली सर के बालों में एलोपेशिया भी देखा पा जाता है। कुछ कुछ फीमेल्स में एडोलसेंट एज में ही ओबेसिटी, अकांथोसिस के पैचेस देखने को मिलते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में नहीं रहा, हाइपर इंसुलिनेमिया कंटिन्यूसली रहा, तो मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर हो जाता है या तो डिसऑर्डरेंसेस आते हैं। उसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी और पेरिफेरल ओबेसिटी दोनों भी बढ़ जाते हैं, और वहां पे डार्क थिक पैचेस हमें दिखाई पड़ते हैं। इसे हम एकांथोसिस नाइग्रांस कहते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रहे तो इसका कन्वर्जन रेयरली कैंसरस पैचेस में भी होता है। तो ये इस वजह से डेंजरस है कि इसमें हमें ध्यान देके इसको सॉल्व करना है। अगर वही फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में चली आती है तो अनोवुलेशन, अनोवुलेटरी साइकिल, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इसकी वजह से बेसिक उसकी कंप्लेंट रहेगी कि इसमें इनफर्टिलिटी दिखाई पड़ती है। तो अब ये इनफर्टिलिटी हम चिकित्सा के वक्त इसको देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है। और अगर वो पोस्टमेनोपॉजल या तो प्रोलॉन्ग पीसीओडी का पैटर्न अगर देखने को मिलता है और उसमें अनट्रीटेड रहता है तो इट में कन्वर्ट इनटू कैंसर। जो पैचेस मैंने कहे वो या तो ओवेरियन कैंसर की तरफ चले जाते हैं, डायबिटिक्स मेलिटस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हाइपर इंसुलिनिया जो अनट्रीटेबल है, अनट्रीटेबल रहा उसकी वजह से। और सबसे बुरी बात जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एबनॉर्मलिटी में चला जाता है, जो कि उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है। अब हम लोग एज के हिसाब से या तो जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करेंगे। तो
मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो एडोलेसेंट एज में या तो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उसमें अगर ओबेसिटी और वेट गेन ये दोनों चीजें है, तो हमारा पहला कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम लोग उसे पहले वेट रिडक्शन की तरफ चले जाए। वेट रिडक्शन के लिए हम लोग उसे व्यायाम, उसकी दिनचर्या का अल्टरेशन, उसकी लाइफ स्टाइल का अल्टरेशन, और जो एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस बोलेंगे, डाइट कंट्रोल पे रखेंगे और उसकी दिनचर्या को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, जिसकी वजह से अगर हम लोग 5 या 10% रिडक्शन भी वेट में करने को कामयाब हुए, तो इट्स अल्टीमेट गोल जो है वो 30% विसरल फैट का रिडक्शन करता है, अगर 5 या 10% हम लोग वेट रिडक्शन करते हैं तो। और ये अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए अच्छा साबित होता है। तो प्राइमरी लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ओवरवेट या तो ओबेस पेशेंट है, तो उसमें वेट रिडक्शन करना इसे प्राइमरी। अब मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज है उसको अगर हैंडल करना है, तो ओसी पिल्स के अलावा मॉडर्न साइंस में दूसरा कोई हथियार बचता नहीं है। तो उसमें ओसीपी कॉम्बिनेशन में 35 माइक्रोग्राम्स की इथेनॉल एस्ट्रेडियोल और 2 mg का साइप्रोटेरॉन एसीटेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे पीसीओएस पैटर्न में। ये कॉम्बिनेशन पिल है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूज अगर करना है तो साइप्रोटेरॉन एसीटेट का इस्तेमाल हम लोग बहुत दिनों तक कर सकते हैं, या तो आगे चल के हम लोग उसको लो डोज ओसीपिल जो बोलते हैं उसको लो डोज में हम लोग इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा दिन तक कर सकते हैं। अगर स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें बेसिकली एक्ने जो कि हमें मुंह पे दिखाई पड़ते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की ज्यादा से ज्यादा शिकार हमें पेशेंट देखने को मिलती है, क्योंकि उस एज में वो खूबसूरती की तरफ ध्यान देते हैं। इसलिए केराटोलाइटिक एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओसी पिल्स जो है वो लो डोज में भी मिलते हैं और हमें कॉम्बिनेशन पिल्स में भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि स्किन की तरफ भी काम करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि साइप्रोटेरॉन एसीटेट जो है वो उस पर भी काम करेगा। हिरसुटिज्म बहुत डिस्टर्बिंग पैटर्न है, एलोपेशिया बहुत डिस्टर्बिंग पैटर्न है, क्योंकि श्री और खूबसूरती ये दोनों ये सम प्रमाण होता है, या तो ये इक्वेशन बहुत क्लोज होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें काउंसलिंग करना है। जो भी डिसऑर्डर या तो डिसीज हमें समझ आया है, जिन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जिन क्लिनिकल फाइंडिंग्स के आधार पर हम लोग इसे नामाभिधानित करते हैं, तो उसको लेके हमें प्रॉपर काउंसलिंग करना है। हमें थेरेपी के लिए लगने वाला वक्त और इसमें पेशेंट का साथ जो है वो किस तरह से हमें चाहिए, ये पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से करना इस डिसीज में बहुत जरूरी है। अगर ये एक्सेसिव ग्रोथ है तो नीचे दिए हुए कुछ उपायों को वो करना चाहती है, क्योंकि उनको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए। तो ब्लीचिंग, शेविंग, प्लकिंग, डिप्लेटरी क्रीम्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और लेजर ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी चीजें वो करती है एडवर्टाइज देख के, क्योंकि ब्लीचिंग के खुद के उसके दुष्परिणाम है। जो भी ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो स्किन को इरिटेशन पैदा कर सकता है, उसकी वजह से आगे चल के पैचेस ये अलग अलग डिसीज में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। शेविंग, वुमेन्स ने शेविंग करना ये बहुत ही एम्बरेसिंग कंडीशन है, लेकिन कुछ हद तक ये डिसीज इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं होता है, तो वो रूटीनली शेव करती है। प्लकिंग ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें कि इंजुरीज होने के चांसेस ज्यादा है। डिप्लेटरी जो क्रीम्स है वो क्रीम्स उसके खुद के साइड इफेक्ट के साथ में हमें दिखाई पड़ती है। लेजर और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो आउट ऑफ रीच है, या तो वो बहुत कीमती थेरेपीज कहा गए हैं। अभी अभी जो सोफिस्टिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में आ रहा है, उस वजह से वो अभी शहरों में इजीली अवेलेबल है।
अब साइक्लोटेरॉन एसिड ओसीपील्स जो है वो हिरसुटिज्म पे बहुत अच्छे काम करते हैं। उस हिरसुटिज्म के लिए ये प्लेन ओसीपील्स हम लोग 3 से 6 महीने ले सकते हैं और उसके बाद में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर कॉम्बिनेशन पिल है तो वो लो डोज में हमें 3 से 6 महीने तक ये करना है। अब इनफर्टिलिटी जो सिम्टम दिखाई पड़ता है वो इनफर्टिलिटी के लिए हमें बेसिकली ओवुलेशन और अनओवुलेशन या तो ओवुलेशन के प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करना है, जो कि हम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे या तो सोनोग्राफिकली फाइंडिंग्स में हम लोग ये ओवुलेशन या तो इनफर्टिलिटी की एक कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें कॉज देखकर ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वेट लॉस बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है पीसीओएस में कि वेट लॉस अगर ड्रामेटिकली दिखाई पड़ता है तो इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स भी करेक्ट हो जाते हैं। अगर ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हम लोग क्लोमिफेन साइट्रेट या तो लेट्रोजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्लोमिफेन साइट्रेट अप टू 150 mg तक डोज बढ़ा सकते हैं, ऐसा पुस्तकों में लिखा गया। प्रैक्टिकली 100 mg तक हम लोग चले जाते हैं या तो 150 में। रेयरली हमें ओवुलेशन इंडक्शन के लिए डोज लेना पड़ता है। लेट्रोज बेस्ट है, वो हमें उसका इस्तेमाल ये प्रॉपरली हम लोग करते हैं। कोई लोग क्लोमिफेन साइट्रेट और लेट्रोज के साथ में डेक्सामेथासोन भी ऐड करते हैं, जो कि ओवुलेशन इंडक्शन में अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन अगर इसमें फास्टिंग ग्लूकोज या ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म डेक्सामेथासोन जो है वो वापस डायबिटीज इंडक्शन के लिए हमें काउंटर अटैक कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, जो 500 mg बीडी या तो ओडी में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इंसुलिन का एस्टिमेशन टाइम टू टाइम करना है और उस एस्टिमेशन के बाद में फिर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करना है। मेटफॉर्मिन के बहुत सारे अच्छे इफेक्ट ये दिखाई पड़ते हैं। इवन दो एडल्ट एज से लेकर हम आगे के एज तक भी मेटफॉर्मिन का खुला इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की जो थेरेपी बोली गई है ओवेरियन ड्रिलिंग विथ लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप में ओवेरियन ड्रिलिंग बोला गया है, तो वो ओवेरियन ड्रिलिंग जो है वो 5 से 8 ड्रिल्स इसके आगे नहीं चला जा सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकॉटरी से हम लोग पंक्चर्स बनाते हैं। जो पंक्चर्स वहां की थिका को लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं और रीजनरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स हो जाती है। उसकी वजह से फिर ये जो फिजियोपैथोलॉजी है वो करेक्शन में मदद होती है। लेकिन इसमें डिटेल्स अगर चले जाए तो पॉइंट्स अगर 300-400 तक ही पॉइंट्स बढ़ाने हैं, 5 या 7 तक ही हमें होल्स बनाने हैं और फिर जो डेप्थ है वो डेप्थ ज्यादा नहीं लेनी है। ये सारे इफेक्ट और उसके साइड इफेक्ट ड्रिलिंग के हमारे पास में दिखाई पड़ते हैं और ड्रिलिंग का बहुत अच्छा खासा असर इसमें देखा जाता है। आगे जो है गोनाडोट्रोपिन थेरेपी बोली गई है और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करना बेसिकली कहा गया है, लेकिन अब इतना देर कोई इसमें इंटरवेंशन करना नहीं चाहता है। एक पड़ाव पूरा हो गया कि इसमें हम लोग ने पूरा जो पॉलिसिस्टिक ओरियन डिसीज है इसका सिर्फ फिजियोपैथोलॉजी देखा, ट्रीटमेंट की मोडालिटी देखी कि कहाँ चेन ब्रेक करनी है। अब थोड़ा आयुर्वेद की तरफ ध्यान देखते हैं।